आपको बता दें, मेरे मोहल्ले में बहुत लोग मेरे घर के तरफ देखने से डरते थे कि ये कोविड का डॉक्टर का घर है। वैक्सीन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। वैक्सीन आपको निश्चित रूप से पहले के तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। ये इतना डिफ़िकल्ट समय था, इतना दिक्कत भरी समय थी कि हम लोग मेहनत किए और सरकार का नज़र हम लोग पर था, जो आज उसने देश की इतनी बड़ी पुरस्कार से हमें सम्मान किया। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ नारायणी हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज कुमार सिंह जी के पास। इनको न जाने कितने छोटे छोटे अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति, प्रधान सेनापति और वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आखिर क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में इतना अच्छे काम किए, जो कि नारायणी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया था और नेपाल और इंडिया का बॉर्डर होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे थे और उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ यहाँ इन्होंने झेली थी। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उस समय इन्होंने काम किया था। और सबसे पहले मैं नीरज जी आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपको इतने बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। धन्यवाद पांडे जी। निश्चित रूप से वो जो समय था वो बहुत ही दर्दनाक समय था और कोविड जब भी नेपाल के अंदर वीरगंज के माध्यम से ही घुसता है, क्योंकि नेपाल का सबसे बड़ा नाका रक्सौल वीरगंज है और हम लोग ये दोनों शहर बहुत सांस्कृतिक हिसाब से, बहुत कुछ हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये चूँकि बहुत जल्दी फैलने वाला रोग है और कोविड का एंट्री प्राय जब भी दोनों वेब का एंट्री देखिएगा तो वीरगंज से ही हुआ है नेपाल में। और नेपाल के अंदर एक किस्म का भय रहता है, जब भी वीरगंज में शुरू हुआ तो अब नेपाल के अंदर भी घुसेगा कहकर। और हम लोग चूँकि नेपाल भारत का रिश्ता ऐसा पुराना है, सो बहुत इंडियन पेशेंट हम लोग से दिखाते हैं, हमारे नेपाली पेशेंट बॉर्डर उस पार जाके दिखाते हैं। इसको हम लोग ट्रांस बॉर्डर प्रैक्टिस बोलते हैं, एक दूसरे शहर में दिखाना। और बहुत सारे उधर के लोग, उस टाइम लॉकडाउन था, फिर भी लोग व्हाट्सअप में बात करते थे, डॉक्टर साहब आप वीरगंज में कोविड देख रहे हैं, कैसे किया जाए, हम लोग ऐसे हैं। बहुत आदमी को व्हाट्सअप के माध्यम से भी हमने सेवा दिया है, बहुत को दवा लिखा, बहुत से वीडियो चैटिंग किया, उन लोगों को ऑक्सीजन लगाने की सलाह दी, उधर भी किए। और अपने शहर में यहाँ लॉकडाउन की अवस्था और सरकारी अस्पतालों में बेड भर गया, उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मरीज़ को रखा और वहाँ भी उपचार किया। सकभर अपने प्रयास से जितने मरीज़ का जान बचाया जा सकता था उस लाइन पे हम लोग काम करते गए। और एक चिकित्सक का एक धर्म होता है काम करना, हम लोग तो अपना धर्म और काम निभाते गए, मगर आज जाके पता चल रहा है कि समाज, देश, राष्ट्र का नज़र था हम लोग पर, जो आज प्राय दूसरे समय में हम लोग देखते हैं चिकित्सक को एक नज़रअंदाज किया जाता है, राज्य द्वारा नहीं देखा जाता है। बट ये इतना डिफ़िकल्ट समय था, इतना दिक्कत भरी समय थी कि हम लोग मेहनत किए और सरकार का नज़र हम लोग पर था, जो आज उसने देश की इतनी बड़ी पुरस्कार से हमें सम्मान किया। कहा जाता है कि धरती पर यदि कोई भगवान है तो वो डॉक्टर हैं। सही में, क्योंकि उस समय घर से बाहर लोग नहीं निकलते थे, डॉक्टर लोग जा कर के इतने मेहनत करते थे, उस व्यक्ति को छूते थे, पूरे किट लगा कर जाते थे, घर आने के पहले घर के बाहर ही कपड़ा चेंज करते थे, स्नान करते थे, तब आते थे। वो भी घर का लोग डर भी लगता होगा उस समय कि क्या पता मेरे पिताजी, मेरे डैडी कुछ बीमारी तो नहीं लेकर आए। कैसे सब झेलते थे आप लोग? निश्चित रूप से बहुत ही दिक्कत भरी समय था। फर्स्ट वेव में तो हम लोग बाहर ही, घर से बाहर ही 1-1.5 महीना रह के हम लोग ड्यूटी किए। सेकेंड वेव से हमने अपने ही घर के अंदर अपने छत पे एक रूम को अलग बनाया था और हम घर में नहीं जाते थे और उस रूम में आके पूरा स्नान करके अपना कपड़ा उपड़ा सब धो के तभी जाके अपने फैमिली मेम्बर से घुसते थे, क्योंकि इतना लंबा गया कि बिना परिवार के साथ जिया भी नहीं जा सकता है, कितना दिन होटल में रहा जाए। फर्स्ट वेव तो हम लोग होटल में ही काटे, बट सेकेंड वेव, डेल्टा वेव, जो सबसे दर्दनाक था, जो बड़ा लंबा चला और सबसे ज़्यादा मानव क्षति भी दूसरे वेव में ही हुआ अपना रक्सौल वीरगंज के अंदर। और उस वेव में हम लोग निश्चित रूप से घर में डर था। और आपको बता दें, मेरे मोहल्ले में बहुत लोग मेरे घर के तरफ देखने से डरते थे कि ये कोविड का डॉक्टर का घर है फर्स्ट वेव में। जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात।
आप डॉक्टर हैं, हम भी एक पत्रकार हैं। हम भी जिस घर में रहते थे, जब जाते थे तो घर मालिक बोलते थे कि देखिए आप बहुत इधर उधर घूमते हैं, आप सबसे अच्छा होगा कि आप अपने घर चल जाइए, कोरोना काल के बाद आइएगा, नहीं तो आप अपना रूम चेंज कर लीजिए। हमको भी बोल जी, निश्चित रूप से हम लोग जो भी फ्रंट लाइनर थे, पत्रकार बंधु, प्रहरी बंधु, जो भी ये सभी के साथ, और स्पेशली हम कोविड कमांडर होने के नाते मेरे घर को बहुत एक शंकास्पद दृष्टिकोण से देखा जाता था। मेरे घर से भी एक दो भाड़े वाले भाग गए, जो रहते थे वो कोविड के डर से भाग गए। इस सब दुख के बावजूद भी हमने इसको एक जिम्मेवारी के तहत लिया, एक समाज के प्रति एक अपना उत्तरदायित्व समझकर अपना काम किया, निभाया। और सबसे खुशी होती है जब समाज के हर एक तबके के लोग, हर एक वर्ग के लोग, छोटे छोटे क्लब भी हमें सम्मान करते हैं, और सब ने करते गया। और इस चीज़ को राज्य का नज़र पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान सेनापति, राष्ट्रपति और भूतपूर्व राष्ट्रपति के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, तो क्या कैसा अनुभव हुआ उस समय? निश्चित रूप से ये बहुत खुशी और गर्व का बात था। अब ये एक ऐसा क्षण था, आदमी के जीवन में ऐसा क्षण आता है कि आदमी अपना मेहनत का एक जब फल उसको मिलता है, क्योंकि डॉक्टर का एक नॉर्मल पेशा है मरीज़ देखना। इस कोविड काल से पहले भी हम मरीज़ देखते थे, दिन भर मरीज़ देखते थे, बट हमारा इस पसीना को, इस श्रम को कोई कदर नहीं था या कोई इसको देखता नहीं था। मगर कोविड एक सदियों में आने वाला एक महामारी था। इसमें जो हमने काम किया तो सभी के नज़र में हम लोग आगे कि नहीं भाई, ये बंदा लोग का भी मेहनत है, इन लोग का जो पसीना है, इन लोगों ने जो काम किया है, और राज्य ने इसको पुरस्कृत कर कर हमारे पसीना का जो कदर किया, इसके लिए हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और सभी हमारे वीरगंज के, रक्सौल के, इस जितना भी बॉर्डर इलाके के जितना भी एरिया, यहाँ के सभी मरीज भाई बंधुओं सब पर हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से बता दीजिए कि नारायणी हॉस्पिटल में आप कौन से विभाग को देखते हैं और कौन कौन से मतलब मरीज को आप देखते हैं, क्या कि हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, और यदि आना चाहेंगे तो आपसे मिलेंगे। निश्चित रूप से हम पेशे से फिजिशियन हैं। हम फिजिशियन होने के नाते हम ये डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, दमा के मरीज़ को, और निमोनिया, खांसी, ये सब, बुखार, ये सब चीज़ का मरीज़ हम देखते हैं। प्लस डायलिसिस यूनिट को भी देखते हैं, इसलिए किडनी संबंधी पेशेंट को भी हम देखते हैं। तो ओपीडी में बैठते हैं आप? जी, ओपीडी में बैठते हैं, एडमिट भी करते हैं। और नारायणी हॉस्पिटल के बाहर मेरा बैठने का दूसरा जगह शांति पोली क्लिनिक है, हम वहाँ रहते हैं और एडवांस मेडिकेयर में भी काम करते हैं। चौथा वेव आ रहा है, सुन रहे हैं हम लोग कि दिल्ली में लॉकडाउन, मतलब कि बहुत सारे ऐसे नियम लगा दिए गए हैं बगैर मास्क। शॉर्टेन समय के बाद में निश्चित दरमियान में ये आ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक चिंताजनक विषय है। जबकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन भी अच्छा से लगाया। नेपाल इंडिया का वैक्सीन का जो रेट है वो कहिएगा तो मतलब बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है। जनसंख्या के अनुपात में जिस स्पीड से वैक्सीन हुआ है वो एक सकारात्मक कदम है। दोनों सरकार ने इसमें अच्छी मेहनत किया है। अब वैक्सीन इतना होने के बाद में कड़ा वेव नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक मान वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या लोग सुरक्षित है? क्या अभी भी लोगों को डर है कि भाई हम वैक्सीनेशन लिए हैं फिर भी हमको डर है? चाहे कुछ लोग कहते हैं या वैक्सीन ले चुके हैं आप, कुछ कोई डर भय नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से सतर्क तो रहना ही है। वैक्सीन लिए इसका मतलब आप सतर्कता छोड़ दीजिएगा, वो बात नहीं है। मगर वैक्सीन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। वैक्सीन आपको निश्चित रूप से पहले के तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि हम लोगों ने ओमिक्रॉन वेव में देखा कि जितना भी वैक्सीनेटेड लोग थे उन लोगों को ओमिक्रॉन एक सामान्य सर्दी बुखार सा 2-3 दिन के लिए बीमार पड़े, उसके बाद अपने आप ठीक हो गए। किसी को दवा का भी खास ज़रूरत नहीं पड़ा। बट उसी में जो आदमी लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे वो लोग सीरियस हुए। कुछ आदमी में निमोनिया भी दिखा गया, कुछ को भरना भी करना पड़ा। चाहे जो दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित थे, जैसे किसी को 10-15 साल से डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी संबंधी बीमारी हो या फेफड़ा संबंधी बीमारी हो, तो उन लोगों को सीरियस अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया। तो इसीलिए वैक्सीन का कहीं ना कहीं फ़ायदा तो अवश्य देखा गया। इसीलिए जन स्तर पर सभी से अभी भी आह्वान करना चाहूँगा, जो लोग नहीं लिए हैं वैक्सीन वो कृपया अपना शेड्यूल में जाकर संबंधित जगह पर वैक्सीन लें। इसके बारे में नकारात्मक नहीं सोचे। वैक्सीन लेने का मतलब है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी सारी बचाव करनी पड़ेगी, जैसे पहले करते थे हम लोग, बचते थे, भीड़ भाड़ में नहीं जाते। ये तो जब तक दुनिया इस महामारी को, इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में
पैंडमिक ऑफ बोलते हैं। जब एक बार महामारी आएगा तो ये 4-5 साल रहता है, ये अपने छोटे मोटे वेरिएंट देते रहेंगे, उसके बाद ही जाएगा। तो जब तक विश्वव्यापी एक डिक्लेरेशन नहीं होगा कि महामारी समाप्त हो गया है, तब तक हम लोग को सावधानी अपनाना ही पड़ेगा और निश्चित रूप से अपनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चौथा वेव से भी उतना ही डर है जितना पहले था। निश्चित रूप से एक सुरक्षित रहने का एक हम लोग इसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं कि आप अपना सुरक्षा का जो भी साधन है, उपाय है, उसको आप फॉलो करते रहिए। ये नहीं सोचिए कि ये वेरिएंट कमज़ोर है, ये कड़ा है, क्योंकि बदनसीबी कब आपके सर पे लिखा होगा, कब किसके साथ क्या घटेगा वो नहीं जानता है। इसीलिए बचाव अच्छी बात है, अपने आप को बचाव करना चाहिए। और इसीलिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन के तहत जो हम लोग बोलते आए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, इस सब चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए, मैं फिर से एक बार आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपको इतने बड़े बड़े पुरस्कार से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नेपाली मीडिया लोग तो प्राय इंटरव्यू लेते ही रहते थे। अपने सीमावर्ती इलाका के शहर के भी मीडिया ने मेरे इस काम का कदर किया और नोटिस किया, और आज आप हमसे बात करने आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।